आपने कर दिया ना सब कुछ, मैं चालू कर दूँ बस। चलो और क्या डाउट है? दो बंटी, मेरी शीट कहाँ गई? अरे दो तो टू हो गया और बंटी तो टू बंटी हो गया ना। हैं? क्या? अंटी? अबे यार, देखो मैंने बोला टू बंटी, लक्ष्य हंसा और अर्पित को पता चल गया कि उसको सुनाई क्या दिया। गजब है भाई। सही है यार, मतलब ये भी सुन लेता है कि ये क्या सुन रहा है। सही है भाई। कोई एलियन वेलियन तो नहीं है तू? हाँ। तू मुझसे कुछ कह तो नहीं रहा ना? कुछ कह थोड़ी रहा मुझसे? अभी आते वक्त तूने कुछ कहा थोड़ी मुझसे। तू तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है आज? आज सर दुख रहा है? क्यों दुख रहा है ऐसे? नंबर नंबर चेंज तो नहीं हुआ चश्मे का? फिर ऐसे सिर क्यों दुख रहा है भाई? पढ़ाई की आदत नहीं है, पढ़ना पड़ रही हूँ। तो सिर तो नहीं दुखना चाहिए बेटा। सो रहा प्रॉपर है तू? रात को मोबाइल तो नहीं चला रहा? कितने बजे सोता है? 4 बजे? तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो रूटीन में गड़बड़ हो रहा है बेटा। मैनेज करो, सही करो। हाँ भाई 20 पूछ रहे हो तुम। इफ इक्वेशन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है। क्या करा बेटे? सरकम सेंटर निकालना है। तो एक लाइन तो x बराबर 2, एक लाइन है y बराबर -1 और एक लाइन है x प्लस 2y बराबर 4। तो बेटा हमेशा याद रखना कि x बराबर कांस्टेंट, मैंने पहले कभी बोला होगा, आज फिर सुन लो, नहीं बोला हो तो x बराबर k हमेशा एक लाइन होती है जो पैरेलल होती है y एक्सिस के, क्योंकि x बराबर k, तो इस पर x नहीं चेंज हो रहा, x हमेशा k। अगर ये पॉइंट k कॉमा 0 है तो ये पॉइंट हो जाएगा k कॉमा 1, फिर ये पॉइंट हो जाएगा k कॉमा 2, फिर ये पॉइंट हो जाएगा k कॉमा -1। मतलब इसमें x हमेशा k ही रहेगा, y बदलता रहेगा। तो x बराबर k हमेशा एक लाइन होती है जो k कॉमा 0 से जाती है और y एक्सिस के पैरेलल होती है। ऐसे अगर y बराबर कोई कांस्टेंट है तो y बराबर कांस्टेंट विल बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो हमेशा याद रखें x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग एक्चुअली आर द लाइंस, पॉइंट नहीं है वो। तो x बराबर 2 एक लाइन है, y बराबर -1 एक लाइन है। तो 1 2, तो x बराबर 2 एक लाइन है, y बराबर -1 एक लाइन है। x बराबर 2 एंड y बराबर -1 आधा लाइन, तो दो लाइन तो ये हो गई। फिर एक लाइन ये वाली दी हुई है, ये तो ओरिजिन है। x प्लस 2y इजिकल टू 4, तो इसमें मैंने x को 0 डाला तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये पॉइंट हो गया 0,2। फिर जब मैंने y को 0 डाला तो x आ रहा 4, तो देर विल बी ए पॉइंट 4,0। तो एक लाइन ये बन गई, तो ट्राइंगल तो ऐसे कुछ बन गया। ट्राइंगल का बना ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ऐसे करके ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला जो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? x तो 2 है और y -1 है। ये वाले में बेटा ये y का वैल्यू -1 है, इस लाइन में y का वैल्यू -1 रख दो, तो y का वैल्यू -1 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6, -1। और इस पर x की वैल्यू 2 है। ये कौन सी लाइन है अपनी? x बराबर 2। इसमें इसमें ये जो लाइन जा रही है टेढ़ी वाली, ये वाली, इसमें x की वैल्यू 2 रखो तो y का वैल्यू 1 आ रहा, तो ये पॉइंट हो गया 2,1। तो इस तरह से अपन को 3 कोऑर्डिनेट दिख गए। अब क्योंकि ये ऐसी लाइन थी ना, मतलब x बराबर 2 y बराबर -1, इसलिए मैंने इसका एक्चुअल डायग्राम बनाने की कोशिश करी, नहीं तो मैं जनरल करता। इससे कुछ फ़ायदा शायद मिल जाए, सुंदर कोऑर्डिनेट है, तो मुझे ये मिल रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा कुछ मुझे है? सरकम सेंटर निकालना ना, हाँ फ़ायदा हो गया ना। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर अगर अपन को निकालना, तो क्या मैंने इसके बारे में कुछ बताया है? हाँ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर निकालना होता है तो वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। याद आई क्या बात? तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल, ये मुझे पता चल गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे सरकम सेंटर चाहिए तो दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो वो कितना आ जाएगा? 4 0। तो जल्दी से आंसर आ गया।
तो ये सवाल बढ़िया है, अपना जो जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करवा रहे हैं, वो चीज़ें याद है या नहीं है। अब नेक्स्ट डीपीपी पे मैं नज़र डाल रहा हूँ, डीपीपी नंबर 2 पे, तो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा तो दिख रही है, लोकस की है, ये तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल, ठीक है, ये भी अच्छी बनी हुई है। बाद में थोड़ा रोटेशन वगैरह हो ही सकता है, मतलब हो जाएगी, आज पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। मेरे पास क्या बहुत सारा मटेरियल है, तो मैं जिस बैच को जो सूट करता उस समय मुझे लगता है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, इसलिए मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहता कि किसमें क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कहानी ख़त्म और आज की क्लास करते हैं शुरू। तो कल मैंने बात की थी कि इंटरसेप्ट क्या होता है, और क्या बात की थी, स्लोप क्या होता है। कुछ नोट को फॉलो करते हैं। अगर कोई हमसे कहता है ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंडेड, ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंडेड, इंक्लाइंड लिखा है भाई, तो ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, अब ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, इंक्लाइंड को हमारा दिमाग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ना कनेक्ट करे। मतलब ये जो इंक्लाइंड है ये अपना डे टू डे लाइफ का शब्द है कि तू इसकी तरफ इंक्लाइंड है, ये तेरी तरफ इंक्लाइंड है, दीवार खंबा गिरने वाला है, पेड़ की तरफ इंक्लाइंड है, मतलब झुकाव कितना कहीं झुका हुआ है। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने पे लाइन जो एंगल बनाती है वो तो वो है। तो जब हम बात करें इंक्लाइंड तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, जनरल बात है, तो जनरल लैंग्वेज है, इक्वली इंक्लाइंड। तो अगर कोई लाइन ऐसी हो जो कोऑर्डिनेट एक्सेस, अच्छा एक्सेस का मतलब प्लूरल, प्लूरल वर्ड आ गया, एक्सिस मतलब सिंगुलर, एक्सेस मतलब प्लूरल, मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों एक्सेस पे बराबर झुकी हुई है, मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों एक्सेस से इक्वल एंगल बनाती है, एक ऐसी लाइन जो दोनों एक्सेस से इक्वल एंगल बनाती है। तो क्या मतलब हुआ उसका, सपोज करो वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दोनों एक्सेस से इक्वल एंगल बनाती है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तभी मतलब, और तो कैसे होगा। अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस से बराबर एंगल बनाती है तो ऐसे ही बना पाएगी। अब एंगल ऐसे ना अपना क्लॉकवाइज, फालतू बात नहीं कर रहे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात नहीं हो रही, एंगल बनाती है। तो अभी लेते हैं ना, तो बराबर एंगल बनाती है तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब ये जो बराबर एंगल है कितना होगा, मैंने अगर दोनों एंगल बराबर बना दिए तो ट्राइंगल जो दिख रहा है अपन को वो हो गया आइसोसेलेस, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, तो बचे हुए दो में बराबर बराबर बटेगा, आइसोसेलेस में बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल 90 के बराबर टुकड़े हैं, तो कितना हो गया ये एंगल 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। अब ओवेश बताएगा अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। अब मैं पूछ रहा हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 15, कहाँ से निकाल लिया तुमने 15। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, हाँ हाँ ये बताना वाला दुलानी, हाँ 45 होगा, तो अभी घड़ी 3 मिनट आगे 9:45 हो रहे हैं तो एंगल 45 होगा। आप लोग मेरी बहुत मतलब मेरी परेशानी समझो बेटा, आप लोग यहाँ ऐसे कोई ज्ञान व्यान लेने मत आया करो, ज्ञान व्यान के चक्कर में फंस जाओगे, मैं शुरू से कहता हूँ। एक चीज़ पढ़ाई जाती है उसको फॉलो करो, घर पे जाके एंजॉय करो,
बोल दिया ना तो एक बार, अब अलग तरह से 40, पहले बोला 45, मैंने गलत है, बोला अच्छा 45 वो भी गलत है, बोला अच्छा 45 वो भी गलत है, हाँ वापस बोल सही बोल रहा आपकी, चल मैंने इसका मजाक उड़ाया, इसने सही आंसर दिया, हाथ मिलाना पड़ेगा इससे, गुड वेरी गुड, पढ़ाई करा कर तू, अच्छा बच्चा तू, पढ़ता जब कर देता कुछ कुछ। तो बेटा ये एंगल, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना हो जाएगा 135। तो स्लोप कितना हो गया इसका, स्लोप निकालने के लिए अपन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan लेते हैं, तो tan 135 डिग्री कितना हो जाएगा -1, तो इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा tan 135 डिग्री बराबर -1। ठीक है, अब समझो और सुनो और देखो, बात को पूरी करें। अब जरूरी थोड़ी कि वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब उसका लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में हो और फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर हो, 135 हो जाएगा। ये वाला एंगल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो ये हो जाएगा 135। उसका लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा फिर से 45 डिग्री। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में इसकी प्रेजेंस अगर हम माने, तो हम देख रहे हैं कि हर बार या तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है या तो 135 डिग्री है। अब एक और पॉसिबिलिटी की बात अर्पित करें कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, तो मान लो लाइन ऐसे ओरिजिन से पास हो रही है, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तब भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और हो सकता है लाइन ओरिजिन से पास होती हुई ऐसे इक्वली इंक्लाइंड हो, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो, तो अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 135। तो बेटा इस सारे डायग्राम ने हमें क्या सिखाया, अगर एक स्टेटमेंट आ रहा है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब या तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा किसी भी केस में, या फिर 135 डिग्री होगा। मतलब यहाँ से अपन एक प्रेडिक्शन जो कर सकते हैं, मतलब लाइन का स्लोप या तो +1 होगा या -1 होगा, तो ये स्टेटमेंट पूरा हुआ। तो जब किसी सवाल में ये कह दिया हो कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब ये उसका स्लोप या तो 1 है या -1 है। अरे समझ में आ गया ना, बात छोटी सी नोट लिखा है लेकिन काम की, आईआईटी में सवाल फंस जाएगा छोटी सी बात से अगर याद नहीं रही। कृष्णा तूने पहले 45 बोला था ना, 135 बोला था शुरू से, सॉरी यार, फिर तो बुरा तो नहीं लगा तेरे को, चॉकलेट खिला दूंगा ऐसे बुरा लगा हो तो, मुझे लग रहा मैंने इसकी बेकार मजाक बना दी। कब तक देखेगा भाई यथार्थ। नहीं नहीं, पागल है क्या, हाँ पागल होगी तो बना, भैया तो बना ही नहीं रहे, तू पूरा बना रही है।
हाँ भाई जल्दी करो। सोए लोगे बेटा? तो ये था नोड नंबर 1। नोड नंबर 2 में क्या ले लें कि नोड नंबर 2, if a line is equally intercepted, if a line is equally intercepted on coordinate axis, मतलब एक लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर है, अब क्या होगा उसके स्लोप पे? अब क्या कमेंट कर सकते हैं हम? तो बेटा यहाँ कल मैंने समझाया था पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं इंटरसेप्ट सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे देखो कि अगर कोई लाइन को अगर किसी लाइन को इक्वली इंटरसेप्ट होना है तो जितना उसका एक्स इंटरसेप्ट होना चाहिए उतना ही उसका वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए, और साथ में अगर एक पॉजिटिव तो दूसरे को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो ये मैंने पॉजिटिव लेंथ ली वाई पे, तो एक्स पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, ये वाला इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव, वो नहीं चलेगा। इक्वल बोला तो फिर साइन भी सेम होने चाहिए, इक्वली इंटरसेप्टेड, बराबर तरह से इंटरसेप्ट कर रही है। तो या तो ये लाइन की पोजीशन यहां हो सकती है या फिर इस लाइन की पोजीशन इधर हो सकती है बेटा, और तो नहीं हो सकता ना कुछ। अब यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट कैसे हो गए? नेगेटिव। तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि पहले तो इंटरसेप्ट की लेंथ बराबर हो, पहले तो लेंथ बराबर हो, फिर साथ में मैं देख रहा हूँ कि साइन भी बराबर हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इस स्थिति में स्लोप कितना आ गया? 135, मतलब इसका स्लोप कितना आ गया? -1। तो इस केस में अगर कोई ये कह रहा है तो फिर इसका स्लोप हो जाता है -1। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, मतलब इक्वली इंटरसेप्टेड अगर बोला जा रहा है मतलब लाइन का स्लोप -1 है। अब एक बात ध्यान क्या रखनी है अपन को, इसमें अपन कर देते हैं इफ ए लाइन इज इक्वली नॉन जीरो इंटरसेप्टेड। ये कभी कभी किसी सवाल में फंस सकती है बात, इक्वली नॉन जीरो इंटरसेप्टेड क्यों लिखाया बेटा मैंने ऐसे? क्योंकि अगर लाइन ओरिजिन मतलब दोनों इंटरसेप्ट जीरो हो गए, इसका मतलब वो ओरिजिन से जा रही है, तो फिर ओरिजिन जा रही है फिर तो स्लोप कुछ भी हो सकता है। ऐसे जाएगी तब भी दोनों इंटरसेप्ट जीरो हैं, ऐसे जाएगी तब भी, तो फिर तो स्लोप पे अपन कुछ प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, है ना। तो फिर तो अपन कहते हैं कि फिर तो स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये इसका एक्सेप्शनल केस हो गया। तो इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा? फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ फिक्स आप बता नहीं सकते, फिर तो स्लोप कुछ भी है। हाँ बोला तो था बेटा मैं, अगर आप ऐसे करोगे तो ये तो नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट होगा और ये वाला पॉजिटिव, तो फिर इक्वल नहीं रहेगा। अब जैसे जो बात अर्पित के दिमाग में आई, कोई कॉमन सी बात है, अगर कोई ऐसे बोल दे इफ ए लाइन इज इक्वली नॉन जीरो इंटरसेप्टेड इन, देखो ये कुछ ऐसे पागल बनाने के लिए लिख रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड, ये पागल बना दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं इक्वल केवल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो जाएगा, तो उसमें चारों पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। फिर उसमें ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल एंड सेम इन साइन, ये भी आ सकती है दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल बट अपोजिट इन साइन, इक्वल एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चारों पॉसिबिलिटी जो नोट 1 में देखा था, तो फिर इसका स्लोप +-1 दोनों हो सकता है।
पठार दी रफ कॉपी फेयर कॉपी रफ है। तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता? अभी तो पूछ रहा है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, मतलब से टाइम वेस्ट करो, दो दो बार लिखना, इतना टाइम थोड़ी जिंदगी में। हाँ भाई अर्शिता, क्या हाल है? ठीक है तभी तभी। डिस्टेंस मामला क्या होता है? डिस्टेंस मामला नहीं पता? जो हमारा पढ़ाई से डिस्टेंस है उसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें, उसको डिस्टेंस मामला क्या? चलो मैं इधर आ जाता हूँ, फिर इधर के भूल जाता हूँ। ये लिख लेना बेटा। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में खत्म कर दें। चलिए लिख लिया सबने? अब देखो बहुत एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जिस पर पूरा चैप्टर अब बेस्ड है, इक्वेशंस ऑफ लाइन। कई तरह की इक्वेशन होती हैं। तो सबसे पहली होती है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। जनरल, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, मोस्ट जनरल फॉर्म जो होती है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। सर हम क्यों मान लें? प्रूफ दे दूंगा मैं कि हम क्यों मान लें। और वैसे मैं ये कहता हूँ कि आप बनाकर देखो उसका ग्राफ, हमेशा लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसका नाम लीनियर है। लाइन बनाती है लीनियर। दूसरी होती है बेटा सिंगल पॉइंट फॉर्म। अब नाम तो इसको पहचान के लिए दे दिए बेटा, मतलब जिन चीज़ों के लिए नाम दिए जाते हैं, जैसे आपके और मेरे नाम है, तो बच्चा एब्सेंट है तो मुझे पता रहेगा ना, इसमें बोलूँगा ना ये नहीं आया वो आया, तो नाम पहचान है। तो इस फॉर्मूले का नाम है सिंगल पॉइंट फॉर्म। और हम जब नाम रखते हैं तो उसमें उसका कुछ गुण भी शामिल हो रहा होता है। तो सिंगल पॉइंट नाम रखा तो कुछ एक पॉइंट से लेना देना है, इसका एक सिंगल पॉइंट से लेना देना है। तो सिंगल पॉइंट फॉर्म में हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं जो किसी एक पॉइंट से पास होती है। अच्छे सुनना बेटा, जो किसी एक पॉइंट से पास होती है। मान लो ये पास हो रही है x1 y1 से, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये डाटा ही इनसफिशिएंट है। इससे मैं लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। अरे तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन लिखो, कौन सी लिखूं? ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, ये कौन सी लिखूं? तो ये तो डाटा ही इनसफिशिएंट है। तो डाटा कंप्लीट करने के लिए नाम सिंगल पॉइंट था तो एक तो पॉइंट आ गया, और दूसरी जानकारी हमको और देनी पड़ेगी, लाइन को यूनिक बनाना है। तो फिर उन्होंने एक जानकारी और हमको दी कि इसका स्लोप m है। अब लाइन यूनिक हो गई। तो हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसका स्लोप मुझे पता हो। अच्छा खाली स्लोप पता हो तो किसी पर्टिकुलर स्लोप की इनफाइनाइट लाइन होती है। मान लो जैसे स्लोप 1 है, तो स्लोप 1 कैसे होगा? अगर लाइन ऐसे पास हो रही हो, यहाँ पर कितना एंगल बना रही हो 45 डिग्री, तो इसका स्लोप 1 है। अब ये इसके पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। भाई अगर ये 45 है तो फिर ये भी 45 है, पैरेलल है ना इसके, तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन बन जाएंगी। तो उन सबका स्लोप कितना है? 1 है। तो ये 1 स्लोप वाली इनफाइनाइट लाइन है। अब इसमें से तुम्हें कौन सी चाहिए? तो केवल पॉइंट बोलूंगा तो इस तरह से इनफाइनाइट लाइन बन जाएगी, केवल स्लोप बोलूंगा तो इस तरह से इनफाइनाइट लाइन बन जाएगी। लेकिन जब मैंने स्लोप भी फिक्स कर दिया, मान लो मैंने बोल दिया लाइन पास होती है 2,3 से और स्लोप 1 है, तो अब वो लाइन फिक्स हो गई। अब जो भी कुछ होगी, तो अब 2,3 से जाने वाली 1 स्लोप वाली अब लाइन फिक्स हो गई। तो जो 2,3 से भी जाए और जिसका स्लोप 1 हो, वो एक ही लाइन हो सकती है ना। 2,3 से जाने वाली इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, ये 2,3 है, ऐसे 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 कहीं से, लेकिन स्लोप 1 वाली एक ही लाइन होगी। तो लाइन को अगर यूनिक करना है तो पहला तरीका हमारा ये रहा कि एक पॉइंट ले लें उस पर और उसका स्लोप फिक्स कर लें। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो किस पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप कितना है। दो जानकारी हमारे पास है,
अभी अपन कम से कम 7-8 फॉर्म लिखेंगे लाइन की इक्वेशन की, तो हर फॉर्म के बारे में गहराई से सुनते जाएं कि आप मुझसे पूछने वाले, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो ना, जानकारी कौन सी है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। तो पहली बात में मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता हो किस पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप क्या है, ये दो जानकारी अगर हमारे पास हो, तब इस लाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं सिंगल पॉइंट फॉर्म से। और सिंगल पॉइंट फॉर्म होती क्या है, ओह, तो सिंगल पॉइंट फॉर्म जो भी होती है मैं पहले ड्राइव कर देता हूँ, फिर उस पर बॉक्स बना देंगे जो आएगा। अब प्रश्न ये है कि यार वो निकालूं कैसे मैं इक्वेशन, वो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूँ, मतलब मैथमेटिकली मैं इस पर क्या अप्लाई करूँ कि वो लाइन की इक्वेशन आ जाए, है ना। तो अब जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मतलब कोई लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, लाइन की इक्वेशन में अननोन होनी चाहिए एक्स और वाई, जैसे इसमें। अब ये एक्स और वाई अपने आप को बदलते रहेंगे, मतलब मैंने x1 डाला तो y कुछ आ गया, x2 डाला तो y कुछ आ गया, x3 डाला तो कुछ y आ गया, मतलब उस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे कोऑर्डिनेट आएंगे। अब हमारी इच्छा ये है, हमारी मंशा क्या है, हम चाहते क्या है कि वो सारे कोऑर्डिनेट इस तरह से आएँ कि जब मैं उसका ग्राफ बनाऊँ, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो वो सब एक लाइन में नजर आए। वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको बनाते हो बनाते हो बनाते हो बनाते हो बनाते हो, तो वही तो लाइन बन रहा है। अरे समझ गए क्या। तो किसी लाइन की इक्वेशन को इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं, तो वो अगर मैं पेपर में मार्क करता हूँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो सारे के सारे एक लाइन में नजर आएंगे, उसी लाइन की ये इक्वेशन कहलाती है। तो अगर इस फिलॉसफी से मैं सोच रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे इस लाइन पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट चाहिए जो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही रहें, हमेशा वो इसके ऊपर ही ट्रैवल करते रहें, तो वो सब मिलकर क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। सही क्या बेटा जो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने माना कि यार ये जो वेरिएबल पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। मैं चाहता हूँ एक्स और वाई में रिश्ता आ जाए, एक्स और वाई में कनेक्शन आ जाए, उस कनेक्शन को हम इक्वेशन कहते हैं। कनेक्शन ही तो होगा एक्स और वाई का, वाई बराबर एक्स प्लस 2, क्या है, कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैं चाहता हूं कि ये एक्स और वाई कनेक्ट हो जाए अंडर द कंडीशन कि स्लोप हमेशा एम रहे। तो सवाल तो कह रहा है कि स्लोप हमेशा एम रहे, सवाल कह रहा है, मतलब प्रश्न चाह रहा है हमसे। और हम क्या जानते हैं कि यार अगर ये पॉइंट हमेशा इसके ऊपर चलेगा, तो पी आर का जो स्लोप लिखूंगा वो फिर इसी के बराबर आना चाहिए जो गिवन है। अरे समझे कि नहीं, सवाल चाह रहा स्लोप एम रहे, मेरे हिसाब से स्लोप ये होना चाहिए। तो अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया, तो मैंने आर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आर इसको छोड़ के जाएगा तो फिर उसका स्लोप एम थोड़ी आएगा, अगर आर इसको छोड़ के चला गया फिर तो स्लोप कुछ और आएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका स्लोप एम ही आए, तो आर रेस्ट्रिक्ट हो गया कि उसको हमेशा इसी लाइन पर चलना पड़ेगा। सही सोच रहा हूँ क्या। तो मैंने आर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो लाइन छोड़ के नहीं जा सकता। अब बदले आपस में एक्स और वाई कितने भी कुछ भी हो सकते हैं, जो इनफाइनाइट वे से x1 पे कुछ y आ जाए, x2 पे कुछ आ जाए, लेकिन कंडीशन क्या है, वो कभी भी लाइन को नहीं छोड़ सकता। तो ये फील करना पड़ेगा आपको कि ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने इस पॉइंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये चल तो सकता है लेकिन केवल लाइन पे, लाइन छोड़ते स्लोप एम नहीं आएगा। तो मैंने इस पॉइंट को रेस्ट्रिक्ट किया कि भाई तेरा स्लोप हमेशा एम रहना चाहिए। और जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत काम की है, तुमको लग रहा होगा ठीक है एक स्टेटमेंट है, नहीं नहीं, ये फीलिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, कैसे सोचते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सवाल क्रिएटिविटी के हैं। आज डीपीपी डिस्कस किया, ऑर्थो सेंटर कई तरह से निकल सकता है, अब गिवन डेटा में कैसे निकलेगा, सर्कम सेंटर किसी तरह से निकल सकता है, गिवन में मैं आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ। सोच है ये क्रिएटिविटी है, कैसे अच्छा सोच सकते हैं। तो मुझे इस आर पर रेस्ट्रिक्शन चाहिए, तो एम तो गिवन है, और पी आर का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने x और y पे मेरी कंडीशन लगा दी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली मुझे दिखने लगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये बेटा दूसरी फॉर्म आ गई लाइन की। जीवन में जब कभी मुझे एक पॉइंट पता होगा और मुझे ये पता होगा कि उसका स्लोप क्या है, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता। सुनो एक एग्जांपल देख लो फिर नोट करना। जैसे भैया किसी ने मुझसे कहा ये लाइन ऐसे जाती है, यहाँ एंगल बनाती है 60 डिग्री, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट से पास हो रही है, मान लो 4,6 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो स्लोप मुझे पता चल गया, कितना है स्लोप, tan 60 डिग्री √3, तो स्लोप पता चल गया मुझे √3 है। तो बस मैं लाइन की इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1।
जब हम कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं तो एक तो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, एक और साथ में घटना घटती है। दिमाग मानता नहीं है, मतलब दिमाग को उसकी आदत नहीं होती है, दिमाग नहीं मानेगा कि मैं कर लूँगा, या मतलब वो दिमाग में सेटल नहीं हो रहा था। लाइक हम साइकिल चलाना सीखे, अब साइकिल चलाना कोई भी चला रहा है यार, मैं क्यों नहीं चला सकता, लेकिन वो शुरू में हम गड़बड़ करेंगे, दिमाग सेटल ही नहीं, दिमाग सेट नहीं है उस पर। तो जब नई चीज़ सीखते हैं, तो जब मैंने नई लाइन की क्वेश्चन लिखी तो आपको अटपटापन आएगा, अच्छा ऐसे लाइन बन गई है, लेकिन जितना उसके साथ समय बिताओगे उतना ही आप कंफर्टेबल होते जाओगे। साइकिलिंग ये होता है ना, अपने मैंने शायद पहले भी कहीं बोला हो, एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाले होते हैं, उनको कैसे मतलब रैंकिंग दी जाती है, कैसे एक्सपीरियंस माना जाता है कि भाई इसको 100 आवर्स प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है, ऐसे देते हैं 100 आवर्स, दूर वूर नहीं, 100 आवर्स। कितने साल से नौकरी में वो नहीं, कितने घंटे इसने फाइटर प्लेन उड़ा रखा है। 100 आवर्स तो काफ़ी हो जाते हैं, मतलब वो तो 5-10 मिनट में कहाँ चले जाता है। तो किसी ने 100 आवर्स उड़ाया तो मतलब उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसको फिर मतलब हायर रैंक, उसका प्रमोशन वगैरह होगा, भाई उसको अच्छा अनुभव है फाइटर प्लेन चलाने का। किसी को 200 आवर्स हो गया तो वो तो सुपर भी हो गया, 200 आवर्स एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस से ही तो सीख रहा है ना फाइटर प्लेन, मतलब वो चलाएगा, नई नई प्रॉब्लम आएगी, नई नई सिचुएशन आएगी, उसको डील करेगा। तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कब होता है, जब हम उसके साथ समय बिताते हैं। जितना अपन उसके साथ समय बिताएंगे उतना अपन कंफर्टेबल होते रहेंगे, चाहे चीज़ कुछ भी हो। मैं मैथ्स के साथ समय बिताता हूँ, मैं मैथ्स में कंफर्टेबल हूँ। अब मुझसे ये नेटवर्क नहीं चलता क्योंकि मैं इसके साथ समय नहीं बिताता। मैम आती हूँ ठीक कर देती हूँ क्योंकि उनको उसके साथ समय बिताती हूँ। तो जो जिसके साथ समय बिताएगा उससे उसकी दोस्ती हो जाएगी। तो समय बिताना है उनको, है ना। तो नई चीज़ सीखते हैं, सोचो, साथ रहो उसके, दोस्ती करो उससे, उसके सवाल करो बार बार। तो बेटे यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या दिख रही है, y बराबर √3x, ये -6 उधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, -4√3। सर ऐसी गंदी सी इक्वेशन आएगी, उससे क्या मतलब है, तुम नंबर है ना, वो तो जो है सो है। नंबर को अच्छा गंदा होता है कि अभी इतने करोड़ रुपए दूँ तो भाग के ले लोगे। फिर बोले नंबर गंदा है मैं नहीं ले रहा। चलो तो ये एक एग्जाम्पल लिख दिया बेटे, और सेकंड फॉर्म हमने पढ़ ली, लिखो फटाफट। ठीक है बेटा, अब आती है तीसरी फॉर्म, ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म। अब नाम से ही पता चल रहा है। अब इसमें ये अपन को क्या करेंगे, 2 पॉइंट दे देंगे, स्लोप नहीं देंगे। सिंगल नंबर फॉर्म में क्या होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होता है। अब जैसे इन्होंने कह दिया, मान लो कि एक तो x1 y1 है जहाँ से लाइन पास हो रही है, और एक x2 y2 है जहाँ से लाइन पास हो रही है।
अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो अपन बोलेंगे हम तो इतने होशियार हैं, हम तो 1 पॉइंट से पास होने वाली की लिख देते हैं। ये रहा, तू तो 2 दे दिया, लिख सकते हैं ना। हम तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें सिंगल पॉइंट फॉर्म यूज करूं, तो हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन इसका m नहीं पता अपन को, तो m तो निकाल लेंगे ना। 2 पॉइंट पता तो उससे m नहीं निकल सकता क्या? निकल सकता है सर। अगर दोनों पॉइंट पता हो तो m तो निकाल ही लेंगे ना अपन। अगर दोनों पॉइंट पता हो तो m क्या हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप यहाँ फिल कर दो, दोनों पॉइंट पता तो स्लोप हम निकाल लेंगे। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बॉक्स बना दिया, मतलब याद करना है बेटा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब क्यों है इंपॉर्टेंट मुझे नहीं पता, मतलब मैं खुद भी सवाल करता हूँ तो शायद सबसे ज़्यादा बार सिचुएशन ही ऐसी होती है कि इसको यूज़ करना पड़ता है। कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है, तो जनरल को सवाल सोचता तो इसमें ये काम आ जाता है। अब वैसे तो जो लिखा है वो बढ़िया लिखा है। कई बार कुछ किताबों में ये ऐसे लिखा रहता है तो घबराना नहीं है, वो ऐसे लिख देते हैं y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो जैसा मैंने कहा था ना, ध्यान रखते चलना है कि क्या इन्फॉर्मेशन पे क्या इक्वेशन लिखनी है। तो सिंगल पॉइंट में एक स्लोप और एक पॉइंट पता होगा, 2 पॉइंट में दोनों पॉइंट पता होंगे। एग्जाम्पल की तो ऐसे हार्डली कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब हो जाएगा, इजी है, और अपन लेंगे बाद में डिटेल में। चौथी फॉर्म आती है जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नाम से क्या पता चल रहा है? एक तो स्लोप पता होगा और एक इंटरसेप्ट पता होगा। अब एक इंटरसेप्ट का मतलब हम सोचते हैं मतलब या तो एक्स इंटरसेप्ट या तो वाई इंटरसेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इसमें दोनों नहीं, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है ना वो वाई इंटरसेप्ट ही है। ऐसा क्यों? अरे यार ठीक है, उसी से बनाइए। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो हम क्या कोशिश करेंगे इसमें? हम कोशिश करेंगे टू राइट इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose y intercept is c, जिसका y इंटरसेप्ट c है, एंड स्लोप इज m।
तो क्या चाह रहे हैं सवाल हमसे, कंडीशन क्या चाह रही है हमसे कि y इंटरसेप्ट सी है, स्लोप m है। y इंटरसेप्ट मतलब जहाँ ये y एक्सिस को कट करेगी वो कोऑर्डिनेट 0, c है। बताओ अंशिका, अब कैसे लिखोगी इस लाइन की इक्वेशन? डिराइव कैसे करोगी? बेटा क्या तेरे को इस लाइन पर एक पॉइंट पता है? पता है क्या कौन सा है वो पॉइंट? और क्या तेरे को इस लाइन का स्लोप पता है? हाँ m, मुझे लिखा हुआ है m। तो एक पॉइंट पता है 0, c और स्लोप है m। तो सिंगल पॉइंट फॉर्म बन गई ना, एक पॉइंट पता है स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है स्लोप पता है, तो सिंगल पॉइंट फॉर्म को काम में लेके लिखेंगे। तो यूजिंग सिंगल पॉइंट फॉर्म, तो सिंगल पॉइंट फॉर्म काम में लेंगे तो y माइनस सी वाई माइनस वाई वन बराबर m x माइनस 0, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये आ गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जानकारी क्लियर होनी चाहिए, m कौन है उसका स्लोप, c कौन है उसका y इंटरसेप्ट। जल्दी लिखिए। अब जैसे इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी, तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? वन फिफ्टी है भाई। और उसका सी का वैल्यू कितना है? तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स माइनस y बराबर एम एक्स प्लस सी। सोहेल अली, इस लाइन का स्लोप बताओ, y बराबर 4x प्लस 15 का, इसका स्लोप कितना है?
प्रताप, स्लोप कितना है? एम। ओवेश, स्लोप अब पढ़ रही है वो, मजाक कर रही है वो। अबे लाइन की इक्वेशन अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो जो x के साथ खड़ा होता है वही तो स्लोप होता है। y बराबर एम एक्स प्लस सी में m स्लोप होता है, तो यहाँ पर m की जगह कौन नजर आ रहा है? यार ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? और y इंटरसेप्ट कितना है? 15। मतलब लाइन कहाँ से पास होती है? 0,15 से। ऐसे क्या कर रहे हो यार? हाँ प्रिंस, स्लोप स्लोप 0 1। अबे तुम 5वीं में पढ़ते हो क्या? वो इतना सा डिराइव नहीं कर पा रहे? ध्यान नहीं है तुम्हारा? 3D पढ़ रहा तू? W है। इसका स्लोप आ गया -1। अब एक नोट देखो, जैसे अगर लाइन की जनरल इक्वेशन हमारे पास हो, अब कोई जनरल इक्वेशन लिखकर हमसे पूछे इसका स्लोप बताओ। जनरल इक्वेशन में कोई हमसे पूछे इसका स्लोप बताओ, तो फिर हम कैसे करेंगे? बता ही नहीं सकते ऐसे तो हमने क्या करा, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। तो यहाँ जो आके खड़ा हो जाएगा वही तो स्लोप होगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो तो जो x का कोफिशिएंट है वही स्लोप है, तो फिर स्लोप कितना हो गया? माइनस ए बाई बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, जब भी कोई लाइन की जनरल फॉर्म मेरे सामने लिखी तो स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और याद ये रखना है, ए बी के चक्कर में गड़बड़ कर दोगे। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर लाइन किसी ने मुझे लिख के दे दी 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0, अब इसका स्लोप मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का स्लोप मुझे पता चल गया 3/4। 5वीं फॉर्म ऑफ लाइन आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इससे पहले क्या थी? स्लोप इंटरसेप्ट। अब ये केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया इसमें दोनों इंटरसेप्ट हमको पता होंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। टू राइट
equation of a line whose x intercept and y intercept आर नोन, जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों मुझे पता है। मान लो ऐसे कोई लाइन जा रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज a, 0 है और इसके 0, b है, तो मतलब कुल मिलाकर मुझे एक्स इंटरसेप्ट भी पता है और वाई इंटरसेप्ट भी पता है। अब कैसे लिखेंगे अंशी का लाइन की इक्वेशन? हाँ, तू 1.5 ले ले, मैं बाहर चला आता हूँ, तेरे को लगेगा मैं तेरे को घूर रहा हूँ, तू बता नहीं दी। हाँ भाई, कैसे लिखेंगे? 2 पॉइंट वाले से लिख दो ना भाई। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x माइनस। तो ये तो y रह गया, ये बच गया माइनस बी बाई ए, ये है x माइनस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वाई बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये आ गया बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो जब ए बी को उसके नीचे करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स अपॉन है, और जब इसके नीचे करेंगे तो वाई अपॉन बी इज वन। देखो इतना शानदार वाला फॉर्मूला है। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कितनी सिंपल हो गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, मतलब लाइन की इक्वेशन आ गई। हाँ भाई दिया, लाइन की इक्वेशन बताओ। फिर जिससे अच्छा हो बता। तो वो तो ऊपर से पढ़ के बोल रही है, इस क्वेश्चन का आंसर बोलना। हाँ, तो बस ये चाह रहे हैं ना बेटा, ये लिखो फटाफट। ये आ गई लाइन, कितनी जल्दी आ गई।
हाँ भाई रिद्धिमा, इस लाइन की क्वेश्चन लिखाओ। तो ही बोल देते, डायरेक्ट तो ही बोल देते। लक्ष्य अगले टेस्ट में पूरे नंबर लाएगा, उसको होमवर्क याद नहीं रहता कौन सा करना है। अब जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है, मान लो लाइन की क्वेश्चन दे दी है ना। अब कई बार क्या है, हमें जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है या कुछ और जानकारी चाहिए होती है, तो अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत जल्दी मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा x/4 और इधर क्या आ जाएगा y/2 बराबर 1। तो मुझे इतना जल्दी पता चल गया कि ये लाइन कहाँ से जा रही है, 4,0 से और 0,2 से। तो दोनों तरफ से इंटरसेप्ट पता है तो फटाफट लाइन लिख दी, लाइन पता है तो फटाफट इंटरसेप्ट लिख दिए। बड़े काम की चीज़ें हैं सब, और आसान है। पता नहीं आप लोग पढ़ाई से क्यों संन्यास लेकर बैठे हो, ढंग से पढ़ाई कर लो, चैप्टर आगे जाकर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, चक्कर आएंगे फिर। बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आईआईटी में, स्ट्रेट लाइन से बहुत ज़्यादा आते हैं। और बोला अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, ऐसे नहीं लल्लू, पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो डील ही नहीं कर पाओगे उस लेवल पे अगर तैयार नहीं रहोगे तो। चलिए फिर, आज तो घड़ी बता रही है कि रुकना पड़ेगा। तो कल DPP 2 करके लानी है, होमवर्क में चेक करूंगा, और ये तो सारे फॉर्मूले याद करके आना कल।